तो स्टडी करना चाह रहे हैं, राइट जी। तो हियर वी आर, हमने पीडी और वाईडी कर लिया था। थोड़ा सा आई वांट टू टेक दिस टाइम टू शो यू एग्जाम प्रैक्टिस ग्रुप जो हमने बनाया हुआ है, उसके ऊपर द रिसोर्सेज दैट आई हैव शेयर्ड, उनके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को मैं गाइड करना चाह रहा हूँ। एग्जाम प्रैक्टिस बीसीपी किधर है, बीसीपी ये, राइट जी। अब इसमें ज़रा देखिए, सेंट प्लेथरा ऑफ रिसोर्सेज, तो ज़रा तसल्ली से इनको समझते हैं कि कैसे आप इनको यूज़ करना है और अपनी प्रिपरेशन करनी है। तैयब, अस्सलाम वालेकुम तैयब जी। बच्चों, तो अभी मैं ज़रा, जी मेरा बेटा, थोड़ा सा मैं आपको दोबारा, ज़रा काफ़ी दिन हो गए बात हुई है, तो मैंने कहा दोबारा एक बार गाइड कर दूं कि कैसे आप लोगों ने प्रिपेयर करना है अपना आने वाले मिड्स के लिए। ये देखें, अभी मतलब पुराने मैसेजेस हैं, मैं ज़रा थोड़ा पीछे जा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए हेल्प हो जाए। अच्छा, अभी और भी पीछे हैं। आई होप यू गाइज ओपन दीज मैसेजेस, वरना आप ये दोबारा खुलेंगे नहीं। तो अगर ऐसा किसी के साथ सीन हो रहा है तो प्लीज़ डू टेल मी, ताकि आई कैन रीसेंड देम एंड यू कैन एक्सेस देम। तो अब ज़रा मैं जल्दी से, हाँ, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ये देखें, सबसे पहले ये क्वेश्चन बैंक मिड्स का, जो ऑफ कोर्स हम अभी तो आज रिवीजन कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी हम काम करते रहे, मजीद करेंगे। और फिर साथ में इस क्वेश्चन बैंक की हर क्वेश्चन की मार्क स्कीम इसमें डॉक्यूमेंट में, तो ये दो डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को P2 प्रिपेयर करने में बहुत हेल्प करेंगे। फॉर सेक्शन ए मैंने कहा जी, मई जून 23 ऑल वेरिएंट्स, मार्च 23 4 केस स्टडीज। फिलहाल आई वांट यू टू गेट फेमिलियर विद केस स्टडीज। एक हमने क्लास में की थी, इसी तरह वो जो डोनेट सारा डी मेरिट गुड टाइप की। इसी तरह अगर एक बार और मैं करवा दूंगा आप लोगों को थोड़ी सी केस स्टडीज, इस तरह आपकी ज़रा प्रैक्टिस होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद मेरा बेटा, मैंने बोला है कि यूनिट 3 एंड 4 एंड 5 दीज आर मस्ट फॉर मिड्स, इन पे ज़्यादा फोकस रखिएगा। यूनिट 3 जो हम कर रहे हैं इलास्टिसिटीज, 4 वो जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन प्राइस सिस्टम, यानी कंज्यूमर प्रोड्यूसर सरप्लस और सब्सिडीज एंड टैक्सेस और वो सारा कुछ, ठीक है। और उसके बाद जो है, वेयर इज द डॉक्यूमेंट अगेन, यस। तो सही है जी, ये आपका मिड ईयर का क्वेश्चन बैंक है, साथ में इसकी मार्क स्कीम है आपके एग्जाम प्रेप ग्रुप में। और उसके बाद सब नोट्स मैंने भेज दिए अपने चारों पांचों यूनिट्स के, ठीक है। पांचवा यूनिट क्योंकि रिसेंटली ऐड हुआ है, उसकी वीडियो नहीं है, लेकिन बाकी मैंने आपको सारी वीडियोस सेंड कर दी हैं, ठीक है जी। 6 वीडियोस में आपकी सारी रिवीजन हो जाती है, उसमें क्वेश्चन भी करवाए हुए हैं, राइट। ये दोबारा फिर एहतियातन कुछ बच्चों ने ज्वाइन किया था, तो मैंने दोबारा क्वेश्चन बैंक और उसकी मार्क स्कीम भेजी थी, और कौन कौन सी सेक्शन ए कवर करने हैं वो बताए थे। इस तरह यू विल गेट इंशाल्लाह अ वेरी रीजनेबल ग्रेड। मैंने 2 बार पोस्ट कर दिए हैं और वीडियोस भी सारा कुछ। तो एक मैंने क्वेश्चन बड़ा अच्छा सॉल्व हुआ, वो मैंने भेजा आपको। असेस वेदर फ्री मार्केट शुड बी यूज्ड टू प्रोवाइड ऑल टाइप ऑफ गुड्स, एक जनरल सा क्वेश्चन था, तो वो काफ़ी अच्छा इसमें आपको मटेरियल मिल जाएगा। एक मैंने आपको 2023 का एक पेपर, इसकी कैम्ब्रिज के सॉल्यूशंस जो हैं वो आप लोगों को भेजे हैं, ताकि वो भी क्वेश्चन बैंक में भी शामिल है, तो आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है वहाँ से। फिर कुछ जो मैंने आपको केस स्टडीज़ बोली थी उनके पेपर्स भेजे हुए हैं, और दोबारा वीडियोस एंड नोट्स वगैरह, क्योंकि बच्चे बार बार ज्वाइन करते रहते, इसलिए मैंने सारे रिसोर्सेज पोस्ट किए। किसी बच्चे को अनक्लियर हो कि भाई हमारा एग्जाम, ये कुछ मैंने अपने वॉइस नोट्स डिफरेंट क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस के, और कुछ सॉल्यूशंस, एक बच्चे ने बड़े अच्छे ये पीईएस एक्सीडी के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, ये वाला डॉक्यूमेंट भेजा था आपको। और इसके अलावा कुछ वीडियोस जो हमने अपनी क्लासेस में की थी या मैंने दूसरे स्कूल्स में की थी, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मिड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इनको आप लोगों ने जरूर देखना है। किसी बच्चे को क्लैरिटी ना हो कि व्हाट इज द पैटर्न ऑफ द पेपर, व्हाट इज द कितने सेक्शन हैं, क्या चॉइस है, क्या नहीं, सबको क्लियर है? ओके। चलें, अब एक बार चलें, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा, मैं जल्दी से रिकॉर्डिंग में बता देता हूँ। देखो, आपका जो है 3 सेक्शंस होते हैं P2 के अंदर। P1 तो बहुत सिंपल है ना, 30 MCQs, नो चॉइस, 4 में से एक ऑप्शन लेनी है। सो पिक द राइट वन, बी वेरी डिलिजेंट, डोंट ओवर थिंक एंड डोंट अंडर थिंक।
गो बाय डेफिनेशन। 20-25 क्वेश्चन 30 में से बाय डेफिनेशन होते हैं, ठीक है। बाकी के 5 थोड़े टफ होते हैं, 5-7 तो उनके ऊपर जरा सोचना पड़ता है। बट डू नॉट गो अवे फ्रॉम द सिलेबस, थिंक इन लाइन विद द सिलेबस। इकोनॉमिक थ्योरी बहुत प्रिसाइज है, इसमें तुक्का नहीं मारना। कुछ क्वेश्चन में लगेंगी सारी ऑप्शंस ठीक हैं, तो उसमें नॉट ढूंढिएगा, क्योंकि उसमें नॉट लिखा हुआ होगा, तो फिर वो जो एक ऑड ऑप्शन है वो आप निकाल सकेंगे। बाय एलिमिनेशन भी कर सकते हो। तो इसमें काफ़ी तरीके होते हैं एमसीक्यू सॉल्व करने के, वो आहिस्ता आहिस्ता हम लर्न करेंगे। कुछ एक दो क्लासेस में एमसीक्यूज की भी शायद आपको करवा दूं, बिकॉज वी गॉट हॉलीडेज सो वी कैन यूज दिस टाइम। लेकिन द अटेंडेंस इज काइंड ऑफ डिमोटिवेटिंग मी, कि सिर्फ 4 बच्चे आए हो आप लोग, 5, तो विच इज नॉट अ वेरी गुड अटेंडेंस कंपेयर टू द 40 बंच 1/8 अटेंडेंस है। मे बी कुछ किड्स छुट्टी पे गए हुए, वट एवर। एंड वीडियोज विल बी अवेलेबल। अपने ऊपर है कि वो कितनी मेहनत करते हैं इसके ऊपर। लेट्स नाउ मूव ऑन टू, एक बार मैं पेपर पैटर्न बता दूं। सेक्शन ए जो मैंने केस स्टडीज भेजी हैं, इनमें से भी आ सकती हैं या इनसे मिलती जुलती। माइक्रो की बहुत कम है, टोटल 5-7 है हमारे पास, तो 4 मैंने आपको भेज दी है, तो इंशाल्लाह से गुड चांस कि इन्हीं में से कोई एक मिलता जुलता या इन्हीं में से कोई एक आ जाएगा। फिर उसके बाद बच्चों आपके पास आ जाता है सेक्शन बी। इसमें 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस आपने करने होंगे। 2 क्वेश्चंस, हर क्वेश्चन 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। पार्ट ए इज 8 मार्क्स, जो हमने क्लास में काफी क्वेश्चंस किए हैं। एक्सप्लेन के साथ वो होता है। नई मार्क स्कीम की मार्क स्कीम 3 नॉलेज 3 एनालिसिस एंड 2 इवेल्युएशन। पुरानी वाली 2 नॉलेज एंड 6 एनालिसिस। लेकिन क्वेश्चन ही आपको समझा देगा कि ये नई मार्क स्कीम पे, तो आखिर में वो कुछ कंसिडर वेदर जैसा वर्ड बोलेगा जिसको आपको हैंडल करना पड़ेगा, तो वो 2 मार्क्स इवेल्युएशन के होंगे। 12 वाला सेम मार्क स्कीम चल रही है जी। उसमें आपने नॉलेज एंड एनालिसिस के 8 मार्क्स होते हैं, जिसको 4-4 में डिवाइड करना है। मसलन वो कहता है कि प्लान्ड इकोनॉमी अगर फ्री मार्केट में कन्वर्ट हो, तो क्या ये कंज्यूमर्स के लिए हमेशा अच्छा है। अप टू 4 व्हाई इट इज बेनिफिशियल, उसमें इंट्रोड्यूस कराएं प्लान्ड इकोनॉमी को, फ्री मार्केट को, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया भी था ये। फिर अप टू 4 मार्क्स व्हाई इट इज बेनिफिशियल, अप टू 4 मार्क्स व्हाई इट इज नॉट बेनिफिशियल, और फिर इवैल्यूएशन में कि कंपैरेटिवली कौन सा सिस्टम बेहतर है, और फिर कंक्लूजन में ये बोलना कि नहीं जी मिक्स्ड इकोनॉमी इन दोनों से बेहतर है। ये तरीका होता है इसके 12 मार्क के क्वेश्चंस का। सो ये सेक्शन बी हो गया। सेक्शन सी भी सेम है, 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस, 20-20 मार्क्स के, 2 हिस्सों पे डिवाइडेड। 8 मार्क्स का सेक्शन ए पार्ट ए, और 12 मार्क्स का पार्ट बी। I'm hoping it's all clear. तो let's now go to प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, जिसको हमने स्टार्ट किया था लेकिन कंप्लीट नहीं किया था, तो उसको मैं एक बार दोबारा से आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ताकि आपकी ये इलास्टिसिटीज का कॉन्सेप्ट जरा स्ट्रांग हो जाए। हमजा शहजाद लेफ्ट द मीटिंग, आई होप ही रीजॉइंस। ओके जी, इलास्टिसिटीज इलास्टिसिटीज ये है जी आपका नोट्स, और हमने पीईएस किया था लास्ट टाइम। मुझे काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स के ग्लिचेस नज़र आए थे बच्चों के, इवन अच्छे बच्चों के भी। तो आज भी प्लीज़ बी मोर इंटरैक्टिव, डू आस्क इफ देयर इज एनी कंसर्न। ये हमने सब इनकी शेप्स वगैरह सब कुछ किया था। पीईएस के हमने ये फैक्टर्स कर लिए थे, और यहाँ से मुझे पता लगा था कि बच्चों के काफ़ी सारी वीकनेस है, तो इसको मैं ज़रा जल्दी से एक रिकैप दे रहा हूँ। यहाँ पे इसकी डेफिनेशन वगैरह से स्टार्ट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद रिकैप ले लेते हैं, और फिर आज इसको कंप्लीट करके हम क्रॉस इलास्टिसिटी आखिरी है वो छोटी सी, वो करके हमारा ये चैप्टर खत्म इंशाल्लाह। सो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, सबकी डेफिनेशन मैंने बनाना सिखाया था। इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, ये तो सब में लिखना है आपने। इस केस में ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड टू अ चेंज इन प्राइस। रिमेंबर, हमेशा क्वांटिटी पहले आएगी, प्राइस बाद में। फॉर्मूला में भी क्वांटिटी ऊपर आएगी, प्राइस बाद में, या इनकम जो भी वेरिएबल है दूसरा, क्योंकि क्वांटिटी इज द रिस्पॉन्डिंग वेरिएबल, तो वो हमेशा न्यूमरेटर बनता है। सो इट इज अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी सप्लाई टू अ चेंज इन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। बेशक साथ में आप अलोन लिखते हैं, सिट्रस पैरेबस लिखते हैं। पीईएस का फॉर्मूला क्या है जी? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। आप इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और पूरी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, परसेंटेज पीईआर इस तरह करके पूरा लिखें, बेशक वो भी टोटली एक्सेप्टेबल है। अब जी, हमने उस दिन भी डिस्कस किया था, जिस भी इलास्टिसिटी की बात करो उसका साइन शो कर रहा होता है नेचर ऑफ रिलेशनशिप, ठीक है।
जैसे पीडी हमेशा नेगेटिव होती है, वाई डी में इंफीरियर गुड्स में नेगेटिव होती है और नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव होती है, और पीईएस हमेशा पॉजिटिव होती है क्योंकि प्राइस और सप्लाई का पॉजिटिव रिलेशनशिप है। तो नंबर मैटर्स इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। सो साइन शोज अस नेचर ऑफ द गुड, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। नंबर शोज अस स्ट्रेंथ कि कितना स्ट्रांग रिलेशनशिप है। सो अगर पीईएस ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है इलास्टिक सप्लाई। अब मैं आप लोगों को जरा इन्वॉल्व करना चाह रहा हूं बिकॉज लास्ट टाइम मैंने ये सब सिखाया था। दिन तो काफी हो गए लेकिन यू शुड हैव एन आइडिया नाउ। तो हानिया मुझे बता सकते हैं इलास्टिक सप्लाई को अपने वर्ड्स में बता सकते हैं, व्हाट इज इलास्टिक सप्लाई? नहीं मेरा बेटा, नहीं। आपका आइडिया है थोड़ा सा लेकिन सही नहीं बोल रहे हो। एनीवन एल्स वांट्स टू इंप्रूव हानियाज डेफिनेशन? हाँ, इसका क्या मतलब है? हाँ, वेरी गुड, लेकिन इसकी टेक्निकली हम कैसे बताएंगे? इलास्टिक सप्लाई मींस when a smaller percentage change in price causes a greater percentage change in quantity supplied। हाँ, ये बात समझ आ रही है? हाँ, अब आप शाबाश, कॉन्फिडेंस से मैं एक बार फिर बोल रहा हूं इलास्टिक का ताकि आपको वर्डिंग समझ आ जाए। when a smaller percentage change in price causes a greater percentage change in supply, it is called elastic supply। आप मुझे पीईएस लेस देन 1 जब होती है इन इलास्टिक सप्लाई, इसका मतलब समझाएं इसी तरह बता के। हम्म। ग्रेटर और लार्जर, स्मॉलर स्मॉलर। हाँ, ये कॉन्फिडेंस मेरा बेटा। इन इलास्टिक रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे प्रोड्यूसर्स, तो आपने क्या बोलना है? व्हेन अ ग्रेटर परसेंटेज चेंज इन प्राइस कॉजेज अ स्मॉलर, यस, स्मॉलर प्रोपोर्शनल। हाँ, ये बोलना है। यूनिटरी इलास्टिक तो सबको पता है जी। व्हेन प्राइस चेंज परसेंटेज इज सेम एज क्वांटिटी सप्लाइड चेंज परसेंटेज। Perfectly inelastic when any change in price does not affect change in supply at all. Perfectly elastic when a small percentage change in price causes unlimited change in supply। सब बच्चों को समझ आ गया है? यहां पे किसी को मसला आ रहा हो? ओके। इलास्टिक का ग्राफ हमने लास्ट टाइम प्रैक्टिस की थी तो आई डोंट थिंक वी नीड टू डू इट अगेन। जरा हॉरिजॉन्टल सा लगेगा और वाई एक्सिस से। अब जरा याद रखिएगा, ऊपर 3 नोट दिए हुए हैं मैंने। एनी कर्व ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जीरो ओरिजिन विल बी यूनिटरी इलास्टिक। हो सकता है आपको एमसीक्यूज वो बना के दे, 3 सप्लाई कर्व निकले हुए हैं जीरो में से, ओरिजिन में से, तीनों ही यूनिटरी इलास्टिक होंगे, कोई इलास्टिक या इन इलास्टिक नहीं होगा, नो मैटर व्हाट द शेप। मैथमेटिकली एनी कर्व ओरिजिनेटिंग फ्रॉम जीरो विल हैव अ यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। ठीक हो गया? एनी कर्व अपवर्ड स्लोपिंग कर्व ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वाई एक्सिस, जैसे हमारा ये पहले वाला है ग्रेटर देन 1 वाला, एनी कर्व ओरिजिनेटिंग फ्रॉम वाई एक्सिस विल हैव इलास्टिक सप्लाई। और याद रखिएगा, अलोंग द कर्व इलास्टिसिटी कम होती है, डिमांड कर्व के ऊपर भी और सप्लाई कर्व के ऊपर भी। जब हम ट्रैवल करते हैं रहता वो इलास्टिक ही है लेकिन पहले से कम होना शुरू हो जाता है। डिमांड कर्व अगर नॉर्मल हो, अपर हाफ इलास्टिक, सेंटर यूनिटरी और लोअर हाफ इन इलास्टिक। अलोंग द कर्व इलास्टिसिटी कम होती है। समझ आ रही है ये बात या नहीं? ओके। मेरे कोई भी कर्व अगर अपवर्ड स्लोपिंग है, सप्लाई कर्व है या इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में इनकम कंजम्पशन कर्व है, वाई एक्सिस से निकला हुआ है, जैसे ये वाला है, वाई एक्सिस से स्टार्ट हो रहा है ना प्राइस वाली लाइन से, ये इलास्टिक होगा, पहली बात। राइट? अब जो भी शेप वो लगा दें, आपने उसको हमेशा इलास्टिक मानना है। अलबत्ता जब इस कर्व के ऊपर ट्रैवल करते हैं तो इलास्टिसिटी कम होती जाती है। क्लियर होगी बात? ओके। एनी कर्व ओरिजिनेटिंग फ्रॉम एक्स एक्सिस, जैसे ये सेकंड ग्राफ है लेस देन 1 वाला, इट विल बी इन इलास्टिक। खुद नोट करें, प्राइस में बड़ा चेंज हो रहा है, क्वांटिटी सप्लाइड में प्रोपोर्शनली छोटा चेंज हो रहा है, इन इलास्टिक। और इसके ऊपर भी आपने यही सोचना है कि जब भी एक्स एक्सिस से, नो मैटर व्हाट द स्लोप ऑफ द कर्व, एक्स एक्सिस से निकल रहा है तो वो इन इलास्टिक है।
क्लियर हो गया मेरे बच्चों? ओके, यूनिटरी इलास्टिक, जीरो से निकला हुआ, नो मैटर व्हाट द शेप ऑफ द कर्व, विल बी यूनिटरी इलास्टिक। और डिमांड कर्व के केस में, डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व के केस में, हाइपरबोला, थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग डिमांड कर्व लगेगा यूनिटरी इलास्टिक में। बच्चों समझ आ गया है? मैंने लास्ट टाइम बहुत इस पे काम करवाया था। कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लें। ओके, अब इधर लेफ्ट पे देखें तो एक वर्टिकल कर्व लगा हुआ है बिल्कुल स्ट्रेट। ये क्या शो कर रहा है? परफेक्टली इनइलास्टिक। देखो प्राइस P0 से P1 पे गई, क्वांटिटी पे जरा चेंज नहीं आया। और राइट साइड पे परफेक्टली इलास्टिक यानी इन्फिनिट इलास्टिसिटी। जितना लेटा हुआ होगा, हॉरिजॉन्टल होगा, उतना इलास्टिक होगा ना। ये परफेक्टली इलास्टिक है। मतलब P0 पे सारा माल बिक रहा है, इससे ऊपर कोई प्राइस होती एक यूनिट भी ना बिकता। तो इन्फिनिट चेंज आ रहा है, जीरो से एनी चेंज इज इन्फिनिट। बच्चों ये क्लियर हो गए? फिगर्स, वैल्यूज, इनके मतलब, डेफिनेशंस। ऑल राइट, ये वो डिमांड कर्व को मैं आपको रिवाइज करवा रहा था। खैर हमने लास्ट टाइम कर लिया तो इसको मैं अब स्किप कर रहा हूं। फैक्टर्स अफेक्टिंग पीईएस जरा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। ड्यूरेबल वर्सेस पेरिशेबल गुड्स। आपने माइंड में प्रोड्यूसर बनना है, इस वक्त बिजनेस बनना है, अपने आप को सोचना है कि भाई कितनी आसानी से प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड कर पा रहा है प्राइस चेंज पे। अगर हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स हैं तो हमारी सप्लाई इलास्टिक होगी। जब प्राइस गिरे, प्रोड्यूसर क्या चाहेगा? मैं सप्लाई कम करूं, मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो वो उनको स्टोर कर देगा। और जब प्राइस बढ़े, वो स्टोर से निकाल के बेचना शुरू कर देगा, इमीडिएटली रिस्पॉन्स कर सकेगा, तो सप्लाई विल बी इलास्टिक। सबको क्लियर? इसी एंगल से मुझे पेरिशेबल गुड्स का तैयब आप बताओ, उनकी सप्लाई इनइलास्टिक क्यों होती है? Good. हाँ, तो जब प्राइस गिरे, हाँ लेकिन एक्सप्लेन करो। परफेक्ट, जब प्राइस गिरे स्टोर नहीं कर सकता, सप्लाई कम नहीं कर सकता। प्राइस बढ़े, रिलीज नहीं कर सकता स्टॉक से, सप्लाई इनइलास्टिक। तो ये आपका कॉन्सेप्ट काफी अच्छा हो गया, वेरी गुड। टाइम टेकन टू प्रोड्यूस द गुड, हानी आई विल इन्वॉल्व यू इन दिस एक बार समझा के। अगर प्रोडक्शन प्रोसेस शॉर्ट है, छोटा प्रोसेस है, जल्दी से चीज बन जाती है, प्रोड्यूसर कैन easily respond to price rise and increase supply quickly. Supply will be elastic and vice versa. मतलब एक प्रोड्यूसर है जिसकी प्रोडक्ट ऐसी है जो बड़ी जल्दी बन जाती है, तो जब भी प्राइस बढ़ेगी वो फटाफट सप्लाई इंक्रीज कर सकेगा, सप्लाई रिस्पॉन्ड करेगी प्राइस राइज को, इलास्टिक होगी। इसका उल्टा आप मुझे समझा सकते हैं? टाइम, सॉरी क्या बोल रहे हो? इसमें नहीं नहीं किसी के लिए भी हो सकता है। अब देखो आजकल गाड़ियां कितनी तेजी से बन रही हैं और वो बड़ी ड्यूरेबल हैं। आइसक्रीम्स भी बहुत तेजी से बन रही हैं, वो पेरिशेबल है, तो उनको मिक्स ना करें आपस में। समझ रहे हो? आपने सिर्फ अलग अलग इन फैक्टर्स को लेके चलना है, वरना आप पूरी दुनिया खोल लोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपसे मैं पूछना चाह रहा हूं, आप मुझे समझाओ कि अगर टाइम टेकन टू प्रोड्यूस काफी लंबा है, जैसे एग्रीकल्चरल गुड्स का होता है, साल साल लगता है उनको शुगर केन को बनाने में, या घर बनाने में बहुत टाइम लगता है, ऐसे प्रोड्यूसर्स की सप्लाई कैसी होगी? इलास्टिक या इन इलास्टिक? और जरा एक्सप्लेन कर दो। हाँ शाबाश, एक्सप्लेन कर दो वाई। यस, प्राइस राइज पे बात कर ना। फॉल आपको कंफ्यूज करेगा, बात वो भी ठीक है। हाँ, यस एब्सोल्युटली। अरे ड्यूरेबल क्यों मिक्स कर रहे हो? व्हाई आर यू मिक्सिंग ड्यूरेबल इन इट? टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स यहाँ अलग अलग रखो, वो एक अलग फैक्टर था। ठीक है, ड्यूरेबल की इलास्टिक, पेरिशेबल की इनइलास्टिक, क्योंकि ड्यूरेबल स्टोर हो सकती हैं, पेरिशेबल स्टोर नहीं हो सकती। टाइम टेकन टू प्रोड्यूस एक टोटली डिफरेंट फैक्टर है, उसको अलग रखें। क्लियर हो गया? ओके, स्पेयर प्रोडक्शन कैपेसिटी। प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या होती है? कितनी चीजें प्रोड्यूसर बना सक रहा है अपनी फैक्ट्री में, लेट से इन अ डे, इन अ मंथ, उसका टाइम पीरियड के अंदर कितनी चीजें बन सकती हैं। तो अगर एक प्रोड्यूसर के पास बहुत सारी स्पेयर कैपेसिटी है, यानी आइडल अनयूज मशीनरी है, उसके पास 50% मशीनरी यूज कर रहा है, बाकी
हमें बेकार पड़ी हुई है, उसकी सप्लाई विल बी इलास्टिक। जब भी प्राइस बढ़े, वो जो मशीनरी यूज नहीं हो रही उनको फटाफट ऑन करके सप्लाई को रिस्पॉन्सिव कर सकता है। लेकिन अगर उसके पास स्पेयर कैपेसिटी नहीं है, वो फुल कैपेसिटी के पास यूज कर रहा है, ऑलरेडी 90% अपनी मशीनें यूज कर रहा था, वर्कर्स यूज कर रहा था, तो अब सप्लाई उसके लिए बढ़ाना काफी मुश्किल हो जाएगा। गॉट द पॉइंट एवरीवन? Okay, good import links. If the producer had good import links, he can respond easily to price rise by importing the good या raw materials. But if import barriers, tariffs and quotas are there, supply will be inelastic. काफी सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन किसी ने पूछना है तो पूछ लें इस पे, क्योंकि इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर आगे गवर्नमेंट का और प्रोड्यूसर का रिस्पॉन्सिवनेस का क्वेश्चन हमने सॉल्व करना है। यू नीड एनी एग्जाम्पल या क्लियर है ये चौथा वाला? ऑल राइट, लास्ट जी, सेकंड लास्ट जी, एग्रीकल्चरल वर्सेस सॉरी, मुझे जरा इन्फेक्शन सा हुआ है 3-4 दिनों से। एग्रीकल्चरल गुड्स वर्सेस इंडस्ट्रियल गुड्स। एग्रीकल्चर या मैन्युफैक्चर्ड गुड्स वो जो फैक्ट्रीज में बनती हैं, इंडस्ट्रियल जो हम फार्म्स में उगाते हैं, एग्रीकल्चरल जो है वो फार्म्स में उगाते हैं सॉरी, और इंडस्ट्रियल जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं फैक्ट्रीज में बनती हैं। एग्रीकल्चरल गुड्स का बहुत लंबा प्रोडक्शन टाइम है, कम से कम भी 3 महीने 6 महीने लगते हैं फसल को पैदा करने में। प्लस ये पेरिशेबल भी हैं, नेचर और कैपेसिटी पे डिपेंड कर रही होती हैं, तो इनकी सप्लाई विल बी इनइलास्टिक। आज प्राइस बढ़े लेट्स से मैंगोज की, मैंगोज इस सीजन में पैदा ही नहीं हो सकते, अगले साल प्रोड्यूसर रिस्पॉन्ड कर सकेंगे, सो दे आर नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड क्विकर। इंडस्ट्रियल गुड्स ऑन द अदर हैंड, प्रोडक्शन प्रोसेस जरा छोटा भी है, ड्यूरेबल भी है, स्टोर भी हो सकती हैं, और हमारा बहुत कंट्रोल है प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर। आज आइसक्रीम्स की डिमांड गिरी हुई है तो वो फटाफट सप्लाई कम कर देंगे, कॉफी की डिमांड बढ़ी हुई है तो वो फटाफट बनाना शुरू कर देंगे। आई यू फॉलोइंग इट? कितना फर्क है, सप्लाई के ऊपर कंट्रोल हमारा ज्यादा है तो सप्लाई इलास्टिक हो जाती है। क्लियर ऑन दिस बच्चों? टाइम पीरियड जी, शॉर्ट रन इकोनॉमिक्स में वो टाइम पीरियड है जिसमें कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल यानी मशीनरी, कैपिटल मनी नहीं होता इकोनॉमिक्स में, मशीनरी वो फिक्स रहती है। वी डोंट हैव इनफ टाइम टू ऐड मोर मशीनरी, मोर कैपिटल, नई फैक्ट्री लगाने का टाइम नहीं है। लॉन्ग रन where you can add more capital, you can add all factors of production, all factors of production become variable. So short run, when at least one factor of production such as capital remains fixed, we cannot add more machinery, and long run is a time when all factors of production are variable, we can add more capital, factories, whatever. तो शॉर्ट रन में प्रोड्यूसर के पास ना टाइम नहीं है कि नई मशीनरी फैक्ट्री वगैरह लगा सके, तो सप्लाई जरा इनइलास्टिक रहेगी, उसे करंट कैपिटल से ही चीजें बनानी पड़ेगी। लेकिन लॉन्ग रन में एज ही कैन ऐड मोर टू हिज प्रोडक्शन प्रोसेस, कैपिटल लगा सकता है, नई मशीनें ले सकता है, तो सप्लाई विल बिकम इलास्टिक एंड रिस्पॉन्सिव। एवरीवन 100% क्लियर या कुछ थोड़ी सी यहाँ पे रीट्रेशन चाहिए? Romessa has also left, that's not good. चलें जी, anyone, any questions? Okay, let's move on to a question, जरा खुद पढ़ लीजिएगा, मैंने फैक्टर सारे करा दिए कि कैसे 8 मार्क का, पुरानी मार्क स्कीम का क्वेश्चन है। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय पीईएस एंड व्हाई सम गुड्स हैव इलास्टिक सप्लाई। इसको जरा आप लोग पढ़ लीजिएगा, काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है। अब ये एक टॉपिक हम पढ़ते हैं क्वेश्चन की फॉर्म में, डिस्कस हाउ ए प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई ऑफ हिज प्रोडक्ट्स। अब ये नई मार्क्स स्कीम भी सेम है, वही नॉलेज एनालिसिस के 8 मार्क्स हैं, अप टू 4 फॉर वन मेथड कि वो कैसे सप्लाई इलास्टिक करे और उसकी लिमिटेशंस, फिर अप टू 4 फॉर अनदर मेथड कि वो कैसे सप्लाई को इलास्टिक करे और उसकी लिमिटेशंस। अगर आप लोगों को लगता है कि आपने जरा छोटा लिखा है मेथड, तो आप 3 मेथड्स कर दो उनके, कैसे वो सप्लाई को इलास्टिक करेंगे और कैसे उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो जैसे हम इसको साथ साथ पढ़ लेते हैं। इफ द प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ हिज प्रोडक्ट, शेल्फ लाइफ क्या है? एक्सपायरी डेट, वो जो लिखा होता है कि फलानी डेट से पहले पहले इसको इस्तेमाल कर लें। अगर वो अपनी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ उसकी लॉन्ग कर सकता है, लंबी कर सकता है, बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, बेटर पैकेजिंग, रिसर्च एंड इस तरह के काम करके, जैसे दूध जो है नेचुरली बड़ा पेरिशेबल है, लेकिन कई दूध 6-6 महीने भी कार्टन्स में सर्वाइव करते हैं। चॉकलेट पेरिशेबल है, लेकिन उन्होंने रिसर्च कर करके ऐसी पैकिंग कर दी है कि चॉकलेट जो है वो काफी सारे टाइम पे लास्ट करती है।
तो अगर प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ बढ़ा दे बाय एडिंग प्रिजर्वेटिव्स, केमिकल्स, बेटर पैकेजिंग, तो इस विल कॉज enhancement of durability. अब अगर प्राइस गिरे, they can store the product and release it from the stock when price rises. ये हो गया जी कैसे वो इलास्टिसिटी बढ़ा सक रहा है। ठीक है ना, कौन सा फैक्टर हमने लिया? ड्यूरेबिलिटी ऐड की उसने, ठीक है। लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है? इट मे बी कॉस्टली एंड हर्ट द इमेज ऑफ क्वालिटी। इसने क्वालिटी लिख दिया बच्चे ने, क्वालिटी, एज कंज्यूमर्स में क्वेश्चन इट्स फ्रेशनेस। दो दूध है, ऑल्पर जो तकरीबन 6 महीने लास्ट करता है, प्रेमा जो 2 दिन लास्ट करता है। हम लोग प्रेमा यूज करते हैं, मैं और मेरी फैमिली, थिंकिंग कि प्रेमा इज फ्रेशर और इट्स नॉट बीइंग ट्रीटेड विद केमिकल्स एंड ऑल दैट। कुछ बात समझ आ रही है कैसे कंज्यूमर के माइंड में एक बुरा इमेज गया? तो इवन दिस जो इस बच्चे ने 6 7 लाइनों में किया है, थोड़ा सा और एक्सपैंड हो सकता था, लेकिन दिस शुड गेट यू 4 मार्क्स। अब लेट्स गो टू द अदर वन, दूसरा मेथड। प्रोड्यूसर कैन रिड्यूस द टाइम टेकन टू प्रोड्यूस हिज प्रोडक्ट। वही फैक्टर लेके हम यूज कर रहे हैं उसको। दिस कैन बी अचीव्ड बाय अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग वर्कर्स। The workers would be more productive and flexible. Flexible means जिस चीज की डिमांड बढ़े उसमें लगा दो उनको, मल्टी स्किल्स है उनके पास। और प्रोडक्टिव मीन्स आउटपुट पर वर्कर ज्यादा है, तेजी से बना पा रहे हैं, पढ़े लिखे हैं। दिस विल enhance the PES of as producer can quickly increase supply when price rises. अब उसकी limitations, however, buying latest technology and training is expensive and the impact on price elasticity of supply will only happen in long run. ट्रेनिंग से फिर भी कुछ जल्दी आ जाता है, नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में, नई मशीनरी लगाने में टाइम लगता है, वो लॉन्ग रन में पॉसिबल है। कुछ समझ आ रहा है कैसा आसान सा हमने एक एक फैक्टर पकड़ा है, उसको कैसे वो पीईएस बढ़ा रहा है और क्या लिमिटेशंस आ रही हैं। आर यू गाइस फीलिंग कॉन्फिडेंट? आई नीड टू हियर यू फ्रॉम यू। अगर नहीं तो मैं थोड़ा सा और आसान करके समझाता हूँ। थोड़ा सा फीडबैक दें मुझे, समझ आ रहा है? हेलो गाइस। ओके ओके फाइन, लेट्स मूव ऑन। हाँ, इस बच्चे ने भी इस तरह किया है कि उसने एक तीसरा फैक्टर भी कर लिया। मुझे लगा इसने जरा ब्रीफ लिखा है तो थर्ड फैक्टर की वजह से उसके मार्क्स पूरे हो गए। If the business could add to production capacity by setting up new plants, machinery, etc., his supply will become price elastic. If price rises, he can immediately increase supply, but the additional machinery will add to fixed cost. And if demand falls, business ends up with unwanted spare capacity. अभी डिमांड ज्यादा थी, आपने मशीनरी लगा ली बहुत सारी, कल को डिमांड गिरी, वो मशीन अब बेकार होगी आपके लिए, उसको अब यूज ही नहीं कर रहे। तो ये इसके हो गया जी। अब उसने एक चौथा भी कर दिया है, कैपेसिटी, ट्रेनिंग वगैरह, वर्कर्स की सारा कुछ। तो लेट्स नाउ फिनिश विद द इवैल्यूएशन। अच्छा नहीं, इसने इवैल्यूएशन की, सॉरी। यहाँ पे आखिरी पैराग्राफ में, अ प्रोड्यूसर कैन इंक्रीज पीईएस बाय एडिंग टू शेल्फ लाइफ, प्रोडक्शन कैपेसिटी, ट्रेनिंग एटसेट्रा. However, the ability of producer is limited by budget constraints, government policy, and nature of the product itself. Therefore, producers have a degree of control over their supply, only a degree of control over their supply, as many factors are external. कुछ समझ आया बेटे इवैल्यूएशन में और एनालिसिस में फर्क? एनालिसिस में हमने मेथड बताए, उनकी लिमिटेशंस बताई। अब एंड पे हम इकोनॉमिक थ्योरी को इवैल्यूएट करें कि किस हद तक वो सप्लाई अपनी इलास्टिक कर सकता है जी। उसके पास शेल्फ लाइफ बढ़ाने का चांस भी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाने का चांस भी है, ट्रेनिंग करने का भी। लेकिन किस हद तक कर सकेगा उसके बजट पे डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी पे डिपेंड करेगा, खुद उसकी प्रोडक्ट कैसी है। अगर वो रोजेस बना रहा है तो रोजेस आर नेचुरली पेरिशेबल, उसको आप कितना इलास्टिक कर सकोगे? नॉट मच। तो प्रोड्यूसर की बस एक डिग्री ऑफ कंट्रोल है इसके ऊपर। इसने कंक्लूजन नहीं दिया। In my opinion, out of all these methods, the most long lasting is production capacity बढ़ाना, because now the producer will have enough machines, so whenever the demand rises, price rises, he can easily respond. सबको समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? ऑल राइट जी, बिल्कुल सिमिलर आंसर है। डिस्कस हाउ गवर्नमेंट कैन इंक्रीज द पीईएस ऑफ अ नेसेसिटी प्रोडक्ट। और ये बहुत दफा रिपीट हुआ है आपके एग्जाम में। गवर्नमेंट के पास क्या तरीके हैं जी? फैक्टर्स वही हैं, सिर्फ गवर्नमेंट की तरफ से हम लेके आ रहे हैं। गवर्नमेंट सब्सिडीज दे दे बिजनेस को, लेकिन सब्सिडीज से सप्लाई कर्व शिफ्ट होता है। हमने सिर्फ इलास्टिसिटी बढ़ानी है, यानी उसका स्लोप इलास्टिक करनी है, रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ानी है। तो उसको यूज कैसे करवाएं जी? बिजनेस कैन ऐड टू स्पेयर कैपेसिटी, he can make the shelf life of his product longer, he can train his workers। श्री को बच्चा अब इस वक्त आ रहा है।
मासिल, यू आर वेरी लेट। जी, तो हाँ, रिलैक्सिंग, कोई मसला नहीं। तो कैसे सप्लाई को इलास्टिक करे गवर्नमेंट? किसी नेसेसिटी प्रोडक्ट की सब्सिडीज दे बिजनेस को, लेकिन सब्सिडीज अकेले लिखने से काम नहीं बनेगा, उसका यूजेज बताएं। सब्सिडी विल शिफ्ट सप्लाई कर्व, हमने सिर्फ इलास्टिसिटी बढ़ानी है। वो उससे अपनी स्पेयर कैपेसिटी बढ़ाए, मजीद मशीनरी वगैरह ले लें बिजनेसेस, शेल्फ लाइफ अपनी प्रोडक्ट की बढ़ा दें, केमिकल्स प्रिजर्वेटिव्स वगैरह ऐड करें, अपने वर्कर्स को ट्रेन करें ताकि वो प्रोडक्टिव हो जाएं, ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस शॉर्ट हो जाए, फ्लेक्सिबल हो जाए, जिस चीज़ की डिमांड बढ़े, जिसकी प्राइस बढ़े, उस पर वर्कर्स को निकाला जा सके, लगाया जा सके। सो एज अ रिजल्ट सप्लाई विल बिकम इलास्टिक। लेकिन यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस, आप लोग मुझे कोई बताओ, सब्सिडीज की क्या लिमिटेशंस हैं? इलास्टिसिटी बढ़ाने के लिए जब गवर्नमेंट सब्सिडीज देगी तो उनको क्या लिमिटेशंस फेस? कॉस्टली बहुत है, फिर उसके रिजल्ट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक्सीलेंट, वेरी गुड। और लॉन्ग रन में जाके सप्लाई कैन बी मिसयूज बाय द बिजनेसेस। दैट्स हाउ आई लाइक टू हेयर कि स्टूडेंट्स खुद करें, क्योंकि आप लोग को मैंने जरा लेट ज्वाइन किया, तो इसलिए मैं अभी ज्यादा खुद बोल रहा हूँ फॉर द मिड ईयर्स पर्पसेस, बट यू गाइस आर आंसरिंग वेरी गुड। उसके बाद जी, गवर्नमेंट अपने बफर स्टॉक्स, ये क्या होते हैं जी? इमरजेंसी स्टोरेज सिस्टम्स गवर्नमेंट के पास होते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट उन फार्मर्स वगैरह को, बिजनेसेस को अपने स्टोर रूम्स अलाउ कर दे यूज करना, कि जब प्राइस गिरी है, प्रोड्यूसर नहीं बेचना चाह रहे, तो वो उनके पास अपना स्टोर नहीं था, वो गवर्नमेंट के गोडाउन्स में, बफर स्टॉक्स में जाके चीज रख दें और रिस्पॉन्स करें, सप्लाई इलास्टिक। और जब प्राइस बढ़े तो वो उस बफर स्टॉक से निकाल के बेच दें। इस तरह भी सप्लाई इलास्टिक हो जाती है। बफर स्टॉक का एक और भी सुन लें कि गवर्नमेंट खुद भी बाय एंड सेल करती है। जब एक्सेस क्रॉप पैदा हो जाती है जिस साल, गवर्नमेंट उसको खरीद के अपने स्टॉक में रख लेती है, और जब शॉर्टेज होती है तो गवर्नमेंट उसको फिर निकाल के बेचती है, ताकि शॉर्टेजेस को भी पूरा किया जा सके और प्राइसेस को स्टेबल रखा जा सके। पीईएस के हिसाब से आपने ऐसे ही बोलना है कि व्हेन प्राइसेस फॉल, प्रोड्यूसर्स कैन स्टोर देयर प्रोड्यूस at the government's storage system, and when prices rise they can release it from there, hence their supply will become elastic. लेकिन there is cost of maintenance of buffer stock. बफर स्टॉक में ऑलरेडी भी नियर फुल कैपेसिटी पहले ही भरा हुआ था, तो हमारे पास जगह ही नहीं थी बहुत मजीद प्रोड्यूसर्स को सामान रखवाने की। पॉसिबल डैमेज टू स्टॉक, खराब हो जाता है स्टॉक पड़ा पड़ा, स्पेशली एग्रीकल्चरल गुड्स का। तीसरा, रिमूविंग ट्रेड बैरियर्स गवर्नमेंट के हवाले से, इसकी इवैल्यूएशन मैं आपको करवाता हूं, बल्कि आप लोग मुझे करवाएं जी। बेस्ट कौन सा है, सब्सिडीज देना या फिर बफर स्टॉक यूज करवाना? इनमें से, दोनों में से आपके ख्याल में बेहतर स्कीम क्या है गवर्नमेंट के पास? इवैल्यूएट करे कोई बच्चा फॉर 4 मार्क्स। पीईएस ऑफ अ नेसेसिटी गुड बढ़ाने के लिए सब्सिडाइज करना बेहतर है या बफर स्टॉक्स यूज करवाना बेहतर है? यस, एनीवन? बेटे, सप्लाई की इलास्टिसिटी तो बढ़ाना चाह रहे हो ना? क्वेश्चन इज हाउ कैन गवर्नमेंट इंक्रीज पीईएस? तो हम दो मेथड्स बता दिए, सब्सिडी के थ्रू और बफर स्टॉक्स के थ्रू। अब उनको इवैल्यूएट करें, कंपेयर करें, दोनों में से बेहतर कौन है, और कंक्लूड करें। हाँ, थोड़ा बोलो, 4 मार्क्स लेने, मुझे बताएं कैसे करेंगे। दिस इज वेयर बहुत अच्छे आंसर्स में फर्क आता है, 4 मार्क्स में सोचो। हाँ, इसके ऊपर काम आपका जरा कम हुआ है। एनीबडी एल्स वांट्स टू ट्राई? तैयब, हानिया, आप में से कोई? यही जो ऊपर हमने दो पॉलिसीज की, इनको कंपेयर करना है और कंक्लूड करना है। चले एक बार सुन ले, मजीद इवैल्यूएशन में बच्चों को मसला आता है। As discussed above, government can increase PES of a necessity good through subsidizing, allowing their buffer stock schemes, removing trade barriers. In my opinion, buffer stock schemes are more useful in short run because producer can immediately start storing their product when price is falling and releasing it when price is rising. So it will increase PES in short run. However, in long run, subsidies are a better method because producers can build their own storage system, add to the shelf life of their product, add more capital equipment to their business. As a result, they will become more self-sufficient. ठीक है? However, both of them are costly and have their limitations. In short run, buffer stock schemes
increase supplies elasticity, in long run subsidies do. कुछ समझ आया बच्चों कैसे उन्हीं बातों की बेस पे हमने क्लियर किया मामला. किसी को इवैल्यूएशन में प्रॉब्लम आ रही हो, इसका बहुत अच्छा सोल्यूशन मैंने भेजा हुआ है आपके एग्जाम प्रेप ग्रुप में, कैम्ब्रिज का सिमिलर क्वेश्चन का, उन्होंने बहुत ही अच्छा डिटेल में आंसर लिखा हुआ है. एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी, या कोई कंफ्यूजन? ऑलराइट जी, अब हम चल रहे हैं अपने इनकम इलास्टिसिटी. मैंने करवा दी थी ना बच्चों, ऐसे ही है या नहीं करवाई थी? इनकम इलास्टिसिटी करवा दी थी ना? आई एम श्योर लास्ट क्लास में करवाई थी मास्टर, करवा दी थी. लेट्स मूव ऑन टू एक्सीडी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और ये बहुत जल्दी हो जाता होता है. इनकम इलास्टिसिटी का गवर्नमेंट का यूजेज और वो भी मैंने करवा दिया था, जरा थोड़ा सा देख लीजिएगा वीडियो दोबारा या नोट से पढ़ लीजिएगा. अब जी आ गए हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. What is cross elasticity of demand? Like बाकी definitions, it is a measure of responsiveness, पहले quantity आएगी, of quantity demanded of good A to a change in price of good B. हम क्या measure कर रहे हैं? एक चीज की quantity demanded पे कितना असर कर रहे हैं, हो रहा है जब कोई और प्रोडक्ट उसका सब्सटीट्यूट या कॉम्प्लीमेंट उसकी प्राइस चेंज हो. Are you following the direction of the definition? So it's a measure of responsiveness of quantity demanded of good A to a change in price of good B. Again, don't lose marks. Quantity पहले आती है, price बाद में. Quantity is the responding variable, उसको पहले लिखना है. Price is the the variable that causes the effect, उसको नीचे बाद में लिखना है. So formula भी उस तरह बनेगा जी, percentage change in quantity demanded of good A divided by percentage change in price of good B. I'm sorry for my throat. I've had an infection for a while, तो वो काफी तंग हो रहा हूं मैं. कैलकुलेशन आई एम श्योर लास्ट टाइम हमने की थी, तो आज मैं आपको नहीं करवा रहा. वही सेम तरीका है. 2% चेंजेस आपने कैलकुलेट करने हैं गुड ए के क्वांटिटी डिमांडेड का और गुड बी का प्राइस का. चाहे वो गुड्स के नाम दे दे आपको, गुड एक्स गुड वाई बोल दे, कंप्यूटर्स एंड चार्जेस बोल दे, कुछ भी, आपको समझ आ जाना चाहिए कि कैलकुलेशन वैसे ही करनी है. डू यू वांट मी टू कैलकुलेट इट विद यू, या समझ आ रहा है? ओके अब इसमें दो केसेस देखो. केस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, मैंने आपको कहा था कि SPCN की टर्म माइंड में रखिएगा. सब्सटीट्यूट्स पॉजिटिव रिलेशनशिप, कॉम्प्लीमेंट्स नेगेटिव. हमने एक 8 मार्क का बड़ा डिटेल क्वेश्चन भी पढ़ा था लास्ट क्लास में. एनीवेज जी, द केस ऑफ सब्सटीट्यूट्स, दे आर अल्टरनेटिव्स यूज्ड फॉर द सेम पर्पस, हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप. पॉजिटिव रिलेशनशिप या कोएफिशिएंट लाजमी बोलना है. कोएफिशिएंट का वर्ड वो ज्यादा पसंद करते हैं. एग्जाम्पल iPhone एंड Samsung फोन. व्हेन प्राइस ऑफ वन राइजेस, तो लोग उसको कम खरीदेंगे, महंगा हो गया, दे विल मूव टुवर्ड्स इट्स चीपर सब्स्टिट्यूट, डिमांड फॉर द अदर. कोएफिशिएंट मींस रिलेशनशिप. हाँ, कि भाई एक की प्राइस जब बढ़ती है दूसरे के ऊपर क्या असर आता है, एक की प्राइस जब गिरती है दूसरे पे क्या असर पड़ता है. समझ आ गया? जैसे कोक एंड पेप्सी बेटे, दोनों सब्स्टिट्यूट्स हैं, दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप, पॉजिटिव कोएफिशिएंट. कोक महंगी हुई, उसकी क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगी और पेप्सी की डिमांड बढ़ जाएगी. फॉलो कर रहे हो? ओके अब इसका डिमांड कर्व जो है वो ऊपर की तरफ स्लोप करेगा रिलेशनशिप की वजह से. वाई एक्सिस पे लिखा हुआ है प्राइस ऑफ कोक, एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है क्वांटिटी ऑफ पेप्सी. खैर बच्चे ने नंबर्स दे दिए, इट्स ओके, बट आई वुड लाइक P1 यूज करें, लेकिन चले. 40 पे प्राइस थी जब पेप्सी की, कोक की, तो क्वांटिटी ऑफ पेप्सी डिमांडेड हो रही थी 1000 बॉटल्स. 50 पे गई कोक की प्राइस, तो अब लोग स्विच हुए पेप्सी की तरफ, और वो 1000 से 2000 चली गई. मुझे कोई बच्चा बता सकता है कि ये जो ग्राफ लगा हुआ है, क्या ये इलास्टिक डिमांड है इनकी आपस में, एक्सीडी ग्रेटर देन 1 है या लेस? इसकी शेप देखें और वाई एक्सिस से निकल रहा है, मुझे बताएं क्या रिलेशनशिप है. इलास्टिक है, थोड़ा सा प्राइस चेंज हुई है और बहुत ज्यादा क्वांटिटी फर्क हुई है. सो इसकी रीजन क्या है? डिटर्मिनेंट है इसका, क्लोजर द सब्स्टिट्यूट्स, ग्रेटर द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन देम. ग्रेटर देन 1 आंसर आएगा, रहेगा पॉजिटिव क्योंकि रिलेशनशिप पॉजिटिव है.
द मोर डिस्टेंट द सब्स्टिट्यूट्स, जैसे कोका कोला एंड गोरमे कोला इतने अच्छे सब्स्टिट्यूट्स नहीं है। कोक का एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है, तो अगर गोरमे सस्ता भी हो तो कोक के ऊपर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, गोरमे महंगा भी हो कोक की डिमांड पे इतना फर्क नहीं। तो दिल बी less responsiveness on the demand of the other, so XCD will be less than 1 but positive. Unrelated goods, footballs and coca cola, उनका जीरो XCD होगा बिकॉज एक की प्राइस चेंज होने का दूसरे पे फर्क ही नहीं पड़ेगा। एवरीवन क्लियर ऑन सब्स्टिट्यूट्स का केस? केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, और इसमें बच्चे आए लिख देते हैं जैसे वो तारीफ वाला कॉम्प्लीमेंट, एंड लुक्स रियली बैड कि इकोनॉमिक स्टूडेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्स के स्पेलिंग गलत डाल रहा है। केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट मीन्स देर जॉइंटली डिमांडेड, एक साथ यूज होते हैं, यूज टुगेदर, विच हैव अ नेगेटिव कोएफिशिएंट या नेगेटिव रिलेशनशिप। व्हेन प्राइस ऑफ वन राइजेस डिमांड फॉर अदर फॉल्स। मैं आपको यहाँ एग्जांपल देता हूँ, कार्स एंड पेट्रोल, दोनों इकट्ठे यूज होते हैं, गाड़ी चल नहीं सकती पेट्रोल के बगैर। तो अगर गाड़ी की प्राइस बढ़ती है, कार्स की प्राइसेस बढ़ती हैं, तो पेट्रोल की डिमांड क्या होगी बच्चों? इसका मतलब है नेगेटिव रिलेशनशिप, एक की प्राइस बढ़ी दूसरे की डिमांड गिरी, शाबाश। अगेन द क्लोजर द कॉम्प्लीमेंट्स ग्रेटर विल बी द क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बिटवीन देम। माइनस जरूर लगेगा क्योंकि ये नेगेटिव रिलेशनशिप है कॉम्प्लीमेंट्स का, लेकिन वैल्यू ग्रेटर देन वन आएगी, इसका मतलब है कि क्लोज रिलेशनशिप है, क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स है। मुझे बताएं, गाड़ियां और पेट्रोल, इनकी ज्यादा एक्सीडी ग्रेटर देन वन होएगी, माइनस तो साथ लगेगा, या फिर गाड़ियां और कार एक्सेसरीज, कौन से ज्यादा क्लोज कॉम्प्लीमेंट्स हैं जो बहुत ज्यादा इकट्ठे यूज होते हैं? कार्स एंड पेट्रोल, एक्सेसरीज कोई लगवाएगा कोई लगवाएगा। कार महंगी भी हो जाए तो एक्सेसरीज की डिमांड पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा, अलबत्ता गाड़ियां महंगी होने से पेट्रोल की डिमांड पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसका डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आ रहा है बिकॉज ऑफ द नेगेटिव रिलेशनशिप। वाई एक्सेस पे मैंने लेबल किया प्राइस ऑफ इंक, और उसका कॉम्प्लीमेंट नीचे लिखा क्वांटिटी ऑफ मार्कर्स। प्राइस ऑफ इंक जब पी जीरो थी तो क्वांटिटी ऑफ मार्कर थोड़ी थी, क्यू जीरो। प्राइस जब इंक की सस्ती हुई है तो अब लोगों ने ज्यादा मार्कर्स खरीदे, क्योंकि इंक उसमें यूज होती है और वो सस्ती हुई है, तो लोगों ने ज्यादा मार्कर्स खरीदे, क्यू वन तक क्वांटिटी एक्सटेंड हो गई। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? अब इसके जरा क्वेश्चन देख लो, 12 मार्क्स का। डिस्कस हाउ, और एक 8 मार्क का हमें अगर टाइम बचा तो मैं एंड पे आपको 8 मार्क का भी करवाऊंगा। डिस्कस हाउ, एक मैसेज आ रहा है, शायद मैं देख लूं कि आप किसी ने सवाल तो नहीं पूछा। Okay, no. Let's move on, G. Discuss how useful a producer finds the knowledge of XCD. इसको अगर और CI के वर्डिंग करें तो वो कहेगा जी, डिस्कस द एक्सटेंट ऑफ यूजफुलनेस ऑफ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स नॉलेज टू ए प्रोड्यूसर। अच्छा, कभी वो क्वेश्चन पूछे, डिस्कस विच वन ऑफ द इलास्टिसिटीज ऑफ डिमांड इज मोस्ट यूजफुल फॉर द प्रोड्यूसर, तो तीन इलास्टिसिटीज हैं प्रोड्यूसर के पास डिमांड की, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप किसी दो को एनालाइज कर दें, 8 मार्क एनालिसिस को चार चार में डिवाइड करें, अप टू 4 फॉर लेट्स से कैसे यूजफुल है और क्या लिमिटेशंस हैं, अप टू 4 फॉर लेट्स से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैसे यूजफुल है क्या लिमिटेशंस है। इस केस में हम सिर्फ 4 मार्क्स के लिए सब्स्टिट्यूट्स को पहले अटेम्प्ट करेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट्स को, और उसके बाद जो है लिमिटेशंस ऑफ दिस थ्योरी, पीडी एक्सडी की लिमिटेशंस हम देखेंगे। अच्छा, थोड़ा टाइम रह गया, 15 मिनट है, अच्छा ठीक है, हो जाएगा इंशाल्लाह। लेट्स क्विकली डू इट नाउ। पहले बात करते हैं जी सब्स्टिट्यूट्स की। तो आप कहिएगा, इफ द प्रोडक्ट हैज पॉजिटिव एक्सीडी मींस सब्स्टिट्यूट्स, producers can use the knowledge to assess how demand for his good will change when competitors change the price of their good. For example, if the price of substitute good falls, demand for his good will fall. He can estimate how much demand will fall by using XCD formula. समझ आ गया? ये यूजफुलनेस है भाई, कि अगर मेरा कंपेटिटर कोक प्राइस कम कर रहा है तो पेप्सी वाले हम क्या करेंगे जी, हमारी डिमांड गिरने वाली है, कितनी गिरेगी एक्सीडी का फॉर्मूला बताएगा। अब खुद को कैसे बचाओ, टू सेफ गार्ड द फॉल इन रेवेन्यू या प्रॉफिट, ही शुड रिड्यूस प्राइस टू मेंटेन कस्टमर्स। जब भी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में से कोई एक प्राइस कम करता है दूसरा फौरन कम करता है, टू मेंटेन कस्टमर्स। इंक्रीज प्रमोशनल ऑफर्स टू इनकरेज सेल्स, कोई बाय वन गेट वन फ्री लगा दो,
लार्ज कैन सस्ता कर दो, इस तरह का कुछ करो। साथ में अपनी कॉस्ट बचाने के लिए, ओवरहेड्स बचाने के लिए कट बैक सप्लाई टू रिड्यूस कॉस्ट सच एज ओवर टाइम वर्कर्स पेमेंट्स। समझ आ गया कैसे हमने 4 मार्क्स के लिए सब्स्टिट्यूट्स को हैंडल किया, पॉजिटिव एक्सीडी को। अब कॉम्प्लीमेंट्स की बात करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स आर जॉइंटली डिमांडेड एंड हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप। इफ प्राइस ऑफ वन कॉम्प्लीमेंट, एग्जाम्पल पेन्स, rises, demand will fall for ink. Producer of ink can estimate the expected fall in demand using XCD formula. He should reduce price of his ink to maintain sales, offer promotional offers like buy one get one free, आप बोग ऑफ भी लिख सकते हो, cut supply to reduce expenses. अब ये इज गुड इनफ फॉर 4 मार्क्स, लेकिन अगर आप लोग ऐड करना चाहो तो एक कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं जो एक रेंज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स बेच रहे होते हैं। जैसे हफीज सेंटर में वो कंप्यूटर भी बेच रहे हैं, साथ में उसके कॉम्प्लीमेंट्स प्रिंटर्स, प्रिंटर की इंक कार्ट्रिजेस, उसकी इंक, चार्जर्स, माउस, कीपैड, सारा कुछ बेच रहे हैं जो कंप्यूटर्स के साथ यूज होता है। तो व्हाट कैन दे डू, दे कैन डिजाइन अ प्राइसिंग स्ट्रक्चर जिसमें मेन प्रोडक्ट की प्राइस कम कर दें, कॉम्प्लीमेंट्स की प्राइस बढ़ा दें, लोग मेन प्रोडक्ट खरीदने आएंगे, कॉम्प्लीमेंट महंगे बेच के आप अपना रेवेन्यू ओवरऑल बढ़ा लोगे। मसलन रेस्टोरेंट्स ये काम करते हैं, बर्गर्स जो उनका मेन मील है उसको सस्ता कर देते हैं, कोक, फ्रेंच फ्राइज, सैलड्स, आइसक्रीम वगैरह को महंगा कर देते हैं। लोग बर्गर खाने जाते हैं, साथ में कोक भी पीनी है, फ्रेंच फ्राइज भी खाना है, तो उस पर ज्यादा पैसा लगा के आ जाते हैं विदाउट रियलाइजिंग, और बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं लॉस लीडर स्ट्रैटेजी। समझ आ गया बच्चों, या थोड़ी सी और बताऊं? अब लिमिटेशंस वही हैं जो हर इलास्टिसिटी की हैं। फिगर्स में बी इनएक्यूरेट ड्यू टू स्मॉल सैंपल साइज ऑफ मार्केट रिसर्च। Figures may be historic based on past data. There are many external factors which can limit the usefulness of XCD. अब evaluation देख लो। To sum up, producer can use XCD to make correct pricing, promotional, and output decisions in response to changes in related goods price. However, XCD cannot be fully relied upon due to inaccuracy in historic data. हालांकि एक क्वेश्चन एक्सीडी पे है, लेकिन सीआई मार्क्स स्कीम कहती है कि पीईडी के साथ कंपेयर कर तो हम स्कोर दे देंगे। पीईडी इज more useful than XCD because prices are in direct control of the business, whereas related goods prices are not. समझ आ गया मेरे बच्चों? ये आपका 12 मार्क का क्वेश्चन हो गया। अगर मैं थोड़ा सा जल्दी से आपको दिखा सकूं कि यहाँ पे हमारे पास आपके एग्जाम प्रेप ग्रुप में मैंने एक डॉक्यूमेंट भेजा था, जो बच्चे ने बहुत अच्छा एक क्वेश्चन एक्सीडी का सॉल्व करके भेजा है, और प्लीज इसे गो थ्रू करें। ये आप लोगों के लिए रिसोर्सेज भेजें। आई कैन सी अ लॉट ऑफ व्यूज बट आई एम नॉट श्योर कि सबने देखा है कि नहीं, तो इनको प्रिपेयर करें। इट विल टेक अ मिनट टू लोड बिकॉज आई थिंक इट्स अ बिग डॉक्यूमेंट, वरना मैं देखूं कि अगर मेरे पास नीचे कहीं पड़ा हुआ है तो मैं आपको वहां से जल्दी से वो क्वेश्चन दिखा दूं। आई डोंट नो आई पुट इट देयर और नॉट, लेकिन मैं जल्दी से देख लेता हूँ। नहीं, इधर नहीं है, वापस मुझे इधर से ही जाना पड़ेगा। राइट जी, तो लेट्स सी। बहुत स्लो लोड हो रहा है। बहरहाल वो क्वेश्चन जो था वो इसी तरह 8 मार्क का नई मार्क स्कीम पे था, क्वेश्चन बैंक में भी है, तो एक्सपेक्ट क्वेश्चंस लाइक दैट इन योर एग्जाम्स फ्रॉम इलास्टिसिटीज, क्योंकि ये आजकल ज्यादा कॉमनली टेस्ट हो रहे हैं नई मार्क स्कीम के क्वेश्चंस। तो आई एम होपिंग कि जब ये खुल जाए तो हम इसको जरा अच्छी तरह देख लें। एनी क्वेश्चंस यू मे हैव? बेटे 12 वाले में तो कोई डिफरेंस नहीं है, 8 वालों में हर टॉपिक का क्वेश्चन में अब डिफरेंस है। पहले 8 मार्क वाले में इवैल्यूएशन रिक्वायर्ड नहीं होती थी, 2 फॉर नॉलेज एंड 6 फॉर एनालिसिस, बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। अब उन्होंने उसको मुश्किल किया, 3 फॉर नॉलेज, 1 मार्क जरा आसान कर दिया। मतलब इलास्टिसिटी का कोई क्वेश्चन आए उसकी डेफिनेशन का 1 मार्क है, फॉर्मूला का 1 मार्क है, इलास्टिक इन इलास्टिक बताने का 1 मार्क है, या जैसे इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट्स का नेगेटिव रिलेशनशिप बताने का 1 मार्क है, ठीक है। फिर एनालिसिस के 3 मार्क्स, कि क्यों पॉजिटिव रिलेशनशिप है सब्स्टिट्यूट्स का विद एग्जांपल्स, क्यों नेगेटिव रिलेशनशिप है कॉम्प्लीमेंट्स का। और फिर वो इवैल्यूएशन में पूछेगा कि कैसे पता लगता है, डिटरमिन क्या करता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ का साइज का, वैल्यू का। उसमें आपने बताना होगा क्लोजर द सब्स्टिट्यूट्स हायर द एक्सीडी बिटवीन देम, डिस्टेंट द सब्स्टिट्यूट्स तो लोअर एक्सीडी, इस तरह करके आपको इवैल्यूएशन के मार्क्स मिलेंगे। आर यू गेटिंग द चेंज? इवैल्यूएशन के 2 मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड हुए।
ओके, लेट्स होप कि ये खुल जाए डॉक्यूमेंट और मैं आपको जल्दी से एक क्वेश्चन दिखा दूं इसका, इलास्टिसिटी का। एंड माय रिक्वेस्ट कि क्योंकि अब इलास्टिसिटी का क्वेश्चन चैप्टर हो गया है, तो ये वाला पूरा डॉक्यूमेंट आप लोग एक दो दिनों में तैयार कर लें। इसमें सारे क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चंस हैं उसने सॉल्व करके भेजे हैं और काफ़ी अच्छे सोल्यूशंस हैं। Almost done now, and I'm hoping it'll open in a few seconds. Yep, चलें जी, हो गया। मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ, उसको नीचे सेव भी कर देता हूँ। ये देखें जी, पीईएस का पहला क्वेश्चन, लेकिन अभी क्योंकि ताज़ा ताज़ा मैंने आपको पीईएस भी करवाई है, ये भी देख लीजिएगा, लेकिन मेनली मैं भी आपको एक्सीडी का क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखें, अम, ये शायद हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, लेकिन चले देख लेते हैं। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ फॉर्मूला, explain the meaning with the help of a formula, explain the meaning of cross elasticity of demand and consider which determinants are most important in establishing the size and sign of its coefficient यानी relationship। 8 मार्क कैसे डिवाइड होगा? 3 मार्क्स फॉर नॉलेज, जो कि आएगी आपकी डेफिनेशन से 1 मार्क, फॉर्मूला से दूसरा मार्क, और पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज समझाने से कि सब्स्टिट्यूट्स की पॉजिटिव और कॉम्प्लीमेंट्स की नेगेटिव वैल्यू होती है, तीसरा मार्क आ गया। एनालिसिस चलेगा कि क्यों नेगेटिव वैल्यू होती है, क्यों पॉजिटिव वैल्यू होती है, विद एग्जांपल्स। ये आपके एनालिसिस हो जाएंगे। और क्या चीज डिटरमिन करती है? क्लोजनेस ऑफ द टू प्रोडक्ट्स, कि कितनी रिस्पॉन्स आएगा। ये आपके 2 मार्क्स इवैल्यूएशन के। अच्छा खासा लिखना पड़ता है, देखिए जरा। क्रॉस इलास्टिसिटी डिमांड इज द मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ, अगेन एंड अगेन आई कीप सेइंग, पहले क्वांटिटी लिखिएगा। यहां तक तो सेम है हर इलास्टिसिटी का। इट्स अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ quantity demanded of one good to a change in price of another good. It can be calculated by the formula percentage change in quantity demanded of good A divided by percentage change in price of good B. अब एक्स सीरीज पॉजिटिव, ये इसने 2 मार्क्स ले लिए नॉलेज के। थर्ड आया, जैसे उसने बताया, एक्स सीरीज पॉजिटिव इन केस ऑफ सब्सटीट्यूट्स। अब इसको चाहिए था यही बोल देता, एक्स सीरीज नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्स। तीनों मार्क्स और नॉलेज के कंप्लीट हुए थे, लेकिन उसने साथ साथ नहीं किया, बाद में किया, स्टिल ओके। XT is positive for case of substitutes. They are the alternatives and serve the same purpose by being used in place of one another. For example, jam and honey, coffee and tea, etc. They have a positive relationship. अब कैसे इसने समझाया पॉजिटिव रिलेशनशिप? बिकॉज इफ प्राइस ऑफ वन राइजेज, डिमांड फॉर अनदर गुड राइजेज। मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा, इफ प्राइस ऑफ वन गुड राइजेज, people move towards its cheaper substitutes. For example, if price of coffee rises, demand for tea will rise, as both goods, यहाँ पे इसने अच्छा explain किया, both goods contain caffeine, so it will be able to satisfy people. The most important determinant, ये इसने साथ ही evaluation कर दी है, over here are how closely the two goods are related to one another, how close consumers think they are, and how are they advertised and presented in front of the consumer so that they can differentiate whether they are close or not. ये एग्जैक्टली इसने मेरा वॉइस नोट लिखा हुआ है, एंड आई लाइक इट कि उसने कोई डिटेल मिस नहीं की। किसी बच्चे को यहां तक समझ आ रहा है? ये इस वक्त 5 मार्क्स ले चुका है। 3 नॉलेज के पूरे हो गए थे, एक एनालिसिस का सब्स्टिट्यूट के केस में, और उसकी इवैल्यूएशन भी साथ उसने कर दी, लेकिन इसने एंड पे दोबारा इवैल्यूएट किया। सो आई लाइक इट वेरी मच। मार्क कटने का चांस नहीं है। अब जैसे इसने बोला एक्सडी इज नेगेटिव फॉर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, आपको नॉलेज का तीसरा मार्क पूरा हो गया। उसके बाद जी, दिस इज बिकॉज दे आर जॉइंटली डिमांडेड गुड्स। थोड़ा सा और भी कर सकते थे, यूज टुगेदर, एड टू ईच अदर्स यूटिलिटी। दैट इज, if price of one good rises, the demand for other will fall. For examples, pen and ink, petrol and cars, bat and ball, etc. If price of cars rises, people will buy less cars, so demand for petrol will fall. Since both of them are very close complements, इसने मुसलसल देखो I लिखा हुआ है, E लिखना चाहिए था complements का। Their XCD is likely to be negative and highly elastic, क्योंकि गाड़ी पेट्रोल के बगैर नहीं चलती। And if some goods are distant complements, for example, car and car accessories, even if cars get expensive, it will not affect car accessories demand much. अब यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो चुका था, लेकिन इसने बहुत अच्छा दोबारा एक बार रिवैल्यूएट कर दिया है। The most important determinants over here are that how closely the complements are related to each other, how close consumers think they are,
as they are they close or not, can they be jointly demanded, or sorry, are they must be to अच्छा जी अच्छा अंग्रेजी गलत कर दी है. Are they must to be consumed with each other? um, are they complete replacement of each other in case of substitutes, and how well they are being advertised as close substitutes? This determines the positive and negative XCD in terms of closeness and coefficient. जो साइन है किस चीज पे बेस कर रहा है? नेचर ऑफ रिलेशनशिप पे. सब्सटीट्यूट्स का पॉजिटिव, एक की प्राइस बढ़ी दूसरे की डिमांड बढ़ेगी. कॉम्प्लीमेंट्स का नेगेटिव, एक की प्राइस बढ़ी दूसरे की डिमांड गिरेगी. और इनका जो साइज है कोएफिशिएंट का, वो किस चीज पे बेस करेगा? कितने क्लोज हैं आपस में. गाड़ियां और पेट्रोल बहुत क्लोज हैं एज सब्सटीट्यूट्स. कॉम्प्लीमेंट्स के केस में पेन एंड इंक बहुत क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, तो उनकी डिमांड इलास्टिक होगी, ग्रेटर देन वन आंसर आएगा. लेकिन जो मतलब कॉफी एंड टी इतने क्लोज सब्स्टिट्यूट्स नहीं है. क्या इसका नाम है आपका जो कॉम्प्लीमेंट्स में कुछ चीज़ें इतनी ज़रूरी नहीं होती साथ यूज़ होनी. बिस्किट एंड टी इतने ज़रूरी नहीं है साथ यूज़ होने, तो उनकी डिमांड ज़रा इनइलास्टिक होगी आपस में. बच्चों समझ आ गया कैसे करना है इसको? ओके, द टाइम इज आई थिंक लिटरली अप. तो लेट्स गो बैक टू आवर मीटिंग एंड फिनिश इट. I'll put the meeting recording inshallah ta'ala. So you guys can watch it again. All right, Ji. Allah Hafiz. Take care. Allah Hafiz.